बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, सबसे पहले एम.टी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बेहाफ पे हटक का सलाम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने प्लेट लोड की बात की थी, बड़ी डिटेल से हमने डिस्कशन किया था। जो ASTM और डी 1194 उसी को कवर कर लेता है, इसी स्टैंडर्ड को। तो हमने इसमें डिस्कशन की थी कि बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह हम मालूम कर लेते हैं, जो साइल वगैरह की अगर हमने कोई स्ट्रेंथ वगैरह मालूम करनी हो तो वो हम इसकी मदद से जो फील्ड टेस्ट है ऐसे समझ लो, जो बिल्कुल रियल टाइम वैल्यू वगैरह मिल जाती है हमें बेयरिंग कैपेसिटी की, हम इसे से मालूम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो इसमें हम लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं वो स्टैटिक लोड होता था, अगर आपको याद हो। अच्छा, स्टैटिक लोड ये होता है कि इसको हमने ऐसे समझ लो पीरियाडिक टाइम से, कि हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 किलो न्यूटन वगैरह इसमें के ऊपर अप्लाई कर दिया तो उसको जितना इसकी सेटलमेंट होती थी, जो जब तक कांस्टेंट ना हो इनकी सेटलमेंट, उस वक्त तक हम दूसरा लोड अप्लाई नहीं करते थे। जब ये कांस्टेंट में हो जाती थी इसकी जो सेटलमेंट, फिर इसके बाद हम मजीद लोड वगैरह इसके तकरीबन डबल कर देते थे, 20 किलो न्यूटन या 10 किलो न्यूटन वगैरह अप्लाई कर लेते थे। इस तरह हम फेल्यूर तक जाते थे। फेल्यूर जब तक फेल्यूर नहीं होती उस वक्त तक, अगर फेल्यूर के बाद हम जब इसको रीलोडिंग कर लेते या रिमूविंग अपलोड वगैरह, जो इसमें हम रिबाउंड वगैरह इनकी वैल्यू होती थी, वो हम मालूम करते थे। अच्छा, जो ये तो ये पहला प्लेट लोड टेस्ट हो गया। तो जो आज के डिस्कशन में है इसमें रिपीटेटिव स्टैटिक लोड का मतलब ये है कि जिस तरह हम बिल्कुल बाकी एग्जैक्टली पूरा प्रोसीजर वही पहले की तरफ है, लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि जो हमने फॉर एग्जांपल 10 किलो न्यूटन लोड अप्लाई कर लिया, इसमें जितना सेटलमेंट आ गया, तो इसके बाद जो है हम इसको रिलीज करते हैं, मतलब उसको हम रिमूव कर देते हैं कि जो इसमें रिबाउंड कितना आता है और परमानेंट डिफिनीशन कितना आता है। जब ये पूरा एक साइकिल एक ही लोड के अंदर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद तो लोड को चेंज करवा देते हैं। फिर दोबारा इनके ऊपर थोड़ा डबल प्रेशर क्रिएट करके इसके दोबारा सेटलमेंट वगैरह मालूम कर लेते हैं, फिर दोबारा इसको रिमूव करवा के दोबारा इसकी जो रिबाउंडनेस वगैरह आ जाती है, या जो इसमें रिबाउंड सेटलमेंट कितना है, परमानेंट सेटलमेंट कितना है। ऐसे समझ लो कि पहले की निस्बत ऐसे समझ लो कि पहले वाले हम वन के बाद दूसरा जो है मेन स्टेटस लोड वगैरह अप्लाई कर लेते थे। तो इसमें जो हम ऐसे समझ लो कि हर इंडिविजुअल स्टैटिक लोड के लिए हम ऐसे समझ लो कि एक पूरा एक साइकिल इंडिविजुअल एक साइकिल वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं कि पहले लोड अप्लाई कर लो, फिर इनको रिमूव कर लो, फिर जो इसमें रिबाउंडनेस सेटलमेंट आ जाती है, जो परमानेंट आ जाती है, दोनों हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये ऐसे समझ लो थोड़ा ऐसा जो हम ट्रैफिक वगैरह के लिए अगर हमने पेमेंट डिज़ाइन करनी है, तो जो ऐसे समझ लो कि एक रियल वैल्यू हमें मिलता है, क्योंकि इसमें ऐसे समझ लो तो थोड़ा पहले कम लोड आ जाता है, इसके अंदर इनकी बिहेवियर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा और ज़्यादा आ जाता है, फिर इसकी भी जो बिहेवियर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे समझ लो कि हम रिपीटेड जो इनकी जो है लोड वगैरह हम चेंज कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हम उसी को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और एक्सप्लोर करने से पहले आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर है, आपका कोई फाइल के साथ वास्ता है, साइट पे आप टेस्टिंग कर रहे हो या कोई और पेमेंट डिज़ाइन वगैरह कर रहे हो या बिल्डिंग के लिए आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो आपको टाइम पे मिले। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ASTM D1195। जो डिस्क्रिप्शन है स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर रिपीटेटिव स्टैटिक प्लेट लोड टेस्ट फाइल एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट कंपोनेंट फॉर यूज एंड evaluations एंड डिज़ाइन ऑफ एयरपोर्ट एंड हाईवे पेमेंट। ये इनकी डिस्क्रिप्शन है, हम उसी को जो स्टैंडर्ड है उसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इनकी थोड़ा स्कोप को डिस्कस कर लेते हैं। जो ऐसे समझ लो जो STM D1195 है, ये जो मेथड है टेस्टिंग का, ये बेसिकली ऐसे समझ लो एक प्रोसीजर देता है, जो कि हम रिपीटेटिव जो स्टैटिक प्लेट लोड टेस्ट है उसी को हम कैसे किस तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, किस चीज़ के ऊपर इनका स्कोप है? सबसे पहले जो इनका जो नेचुरल साइल सबग्रेड है, जो आम नेचुरल ग्राउंड है, उसी की अगर हमने बेरिंग कैपेसिटी मालूम करनी हो, उसी के ऊपर हम परफॉर्म कर लेते हैं। जो दूसरे नंबर पर है वो है कंपैक्टेड साइल लेयर। मतलब कुछ जगहों पे हम ऐसे समझ लो एक ग्राउंड क्रिएट कर लेते, कंपैक्शन कर लेते हैं, अगर वहाँ पे कोई साइल वगैरह हमने बाहर से लेकर आए हैं इनकी थोड़ा
स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाने के लिए। तो जो हम ऐसे समझ लो इनकी रिक्वायरमेंट होती है कंपैक्शन की, साइल की, कि अगर मिनिमम जो इनकी कंपैक्शन है वो इतना होना चाहिए। अगर हमने कंपैक्टेड साइल वगैरह लेयर की कैपेसिटी मालूम करना है कि जो बिफोर था और आफ्टर वगैरह कंपैक्शन इनकी क्या सिचुएशन है, बिहेवियर क्या है, इसी के लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस एंड सब बेस मटेरियल है, जो आमतौर पर हम रोड वगैरह में हम देखते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में, उसी में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा जो इनकी कंपोनेंट है फ्लेक्सिबल पेमेंट की, जो सब बेस है या बेस या जो वेटिंग कोर्स है, वो बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड कर लेता है। जो हम फाइल वगैरह की अगर बैरेक कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है कम में, ये उसी बेस पे जो इनकी थिकनेस होती है बेसिकली हम इसी के ऊपर डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये आसान अल्फाज में जो हमारे पास ये मेथड है टेस्ट, ये जो हम डिफॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ पेमेंट सिस्टम है, ये बेसिकली जो हम रिपीटेड लोड, ये कभी फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा कार आ गया, इसके अंदर इनकी बिहेवियर क्या होता है, इसके बाद जो अगर इसमें थोड़ा और भी ट्रक आ गया और इससे जो बड़ी बड़ी कंटेनर है 22 व्हीलर वाली, तो वो इसके अगर इसके ऊपर आ जाए तो ये ऐसे समझ लो एक रिपीटेड लोड समझ लो। ये जो ग्राउंड कंडीशन है ये इसी को सिमुलेट कर लेता है। बेसिकली जो ट्रैफिक वगैरह आ जाती है रियल कंडीशन में, ये बेसिकली जो टेस्ट है उसी में हम इसी रियल कंडीशन को थोड़ा सिमुलेट कर लेते हैं कि हम हर लोड के ये जो है एक अलग अलग जो है इनके बिहेवियर वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा जो इसमें ट्रैफिक है या एयर व्हील एयरक्राफ्ट व्हील लोडिंग वगैरह जो रनवे वगैरह हम बना लेते हैं, बेसिकली उसी में हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, प्राइमरीली जो हम इसको यूज़ करते हैं पेमेंट डिज़ाइन वेरिफिकेशन, जो हम डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं उसी के लिए, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमने कोई रिसर्च वगैरह करना हो किसी फाइल के ऊपर, या कोई कैलिब्रेशन मेथड हो, या कोई इनकी सिमुलेशन करना हो, तो बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहले है इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक, कि हम अगर किसी फाइल के ऊपर रोड के ऊपर हम लोड अप्लाई कर लेते हैं तो जो इसी लोड के रिजल्ट में ऐसे समझ लो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है। जब हम इस रोड को रिमूव कर लेते हैं तो जो इसके अंदर जो सेटलमेंट आ गया तो इसमें कुछ रिकवरी हो जाती है। मतलब अगर ज़्यादा हमने तकरीबन ऐसे समझ लो कि वो 10 मिलीमीटर तक इसमें सेटलमेंट आ गया, जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो ऐसे समझ लो कि इसमें थोड़ा रिकवरी भी हो जाती है। जो 10 मिलीमीटर है वो 5 मिलीमीटर ऐसे समझ लो रिकवर हो जाता है, और 5 मिलीमीटर जो है हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो जो इसमें इलास्टिक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो रिकवरी वाला डिफॉर्मेशन है, बेसिकली उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो दूसरे नंबर पर है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन ये होता है कि हम जो लोड रिमूव कर लेते हैं, जो टोटल डिफॉर्मेशन आई थी इसमें जो रिकवरी हो गया, जो थोड़ा बहुत रह जाता है, बेसिकली हम उसी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा जो सेटलमेंट और लोड के दरमियान ऐसे रिलेशनशिप है या जो कर्व वगैरह मिल जाती है, उसी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, के वैल्यू भी हम कह सकते हैं, जिसको हम ऐसे समझ लो जो अप्लाइड या जो बेरिंग कैपेसिटी है उसी को अगर हम सेटलमेंट से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। सिमिलरली जो स्ट्रक्चरल स्टिफनेस ऑफ पेमेंट वगैरह लेयर है, इनकी स्टिफनेस का मतलब है इनकी कैपेबिलिटी, जो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है, उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें, जो मेन ऑब्जेक्टिव है समझ लो। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है कि ऐसे समझ लो कि जो हम रोड के ऊपर आमतौर पर गाड़ी आ जाती है स्मॉलर टू लार्जेस्ट वगैरह, तो ऐसे समझ लो एक रिपीटेड लोडिंग साइकिल है। इसी टेस्ट के अंदर हम उसी को रिपीट कर लेते हैं कि जो गाड़ी वगैरह आ जाती है, छोटा गाड़ी आ गई, दरमियाना या बड़ी गाड़ी आ जाती है, तो इसमें सिर्फ एक सिंगल लोड के लिए हम नहीं करते। इसमें समझ लो कि लोड को, स्टैटिक लोड को हम रिपीटेडली हर एक साइकिल के लिए चेंज कर लेते हैं। तो समझ लो एक रियलिस्टिक डेटा वगैरह हम देते हैं, जो स्टैटिक प्लेट टेस्ट जो पहले वाला था, इसकी नस्बत इनकी थोड़ा डेटा रियलिस्टिक होता है। अच्छा, जो इंजीनियर यूज़ जो है ऐसे समझ लो इन मेथड की क्या है कि जो पेमेंट डिज़ाइन टेक्निक है हम उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा जो हम सबग्रेड सपोर्ट वैल्यू है, के वैल्यू, उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई क्वालिटी वगैरह जो कंपैक्शन क्वालिटी है फील्ड में रोड की हुआ बिल्डिंग के लिए, उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा हम असेस भी कर लेते हैं, जो पेमेंट स्ट्रक्चरल असेस परफॉर्मेंस है, कि जो हम अगर इसी बेस पे हमने पेमेंट डिज़ाइन कर दिया तो इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इनकी बिहेवियर क्या होगा, जो एक्चुअल लोड वगैरह इसके ऊपर आएंगी। तो ये बेसिकली हम इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, एपरेटिस क्या है? एपरेटिस ऐसे समझ लो जो पहले वाला प्लेट लोड टेस्ट था स्टैटिक लोड के लिए,
तकरीबन वही सेम है, जिसमें जो रिजिड सर्कुलर स्टील जो लोडिंग प्लेट है, जिसकी जो डायमीटर है वो 300 से लेकर 760 मिलीमीटर तक है। जो इसके अलावा जो हाइड्रोलिक जिसको हम प्रेशर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। सिमिलरली जो इनका रिएक्शन सिस्टम है, जिसमें लोडेड ट्रक वगैरह हो या बीम फ्रेम हो या जो एंकर सिस्टम है, जिनके ऊपर हम रिएक्शन लोडेड वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, या फिर ऐसे जो है ईवी व्हीकल वगैरह के लिए फिक्स कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें डायल गेजेस है या डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, जिसमें हम ऐसे समझ लो जो अप्लाइड लोड वगैरह वो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसकी करेस्पॉन्डेंस जिसमें सेटलमेंट वगैरह आ जाती है, उनके लिए भी जो डायल गेज वगैरह लगे होते हैं वो है। इसके अलावा जो रेफरेंस बीम है, आमतौर पर हम लोडिंग सिस्टम से थोड़ा साइड पे रख देते हैं, क्योंकि इसमें हम डायल गेज लगाना चाहते हैं, साइड से कोई इनका इंटरफेरेंस तो नहीं है। जो लोड बेयरिंग डिवाइस है, जिसमें प्रोइंग रिंग लोड सेल वगैरह, जिसमें हम लोड वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनके ऊपर हमने कितना लोड अप्लाई किया हुआ है। ओके, ये बेसिकली वही पुरानी वाली है जो प्लेट लोड, स्टैटिक प्लेट लोड टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, वही है इसमें तकरीबन। तो आप उसको आसानी से आप समझ सकते हैं उसको। अच्छा, टेस्ट प्रिंसिपल क्या है कि इसमें जो हम सर्कुलर प्लेट है, वो बेसिकली हम ऐसे सरफेस, जो लेवल सरफेस हो, अगर हमारे पास लेवल सरफेस हो, अगर लेवल सरफेस ना हो तो हमें इनके ऊपर कुछ सेंट जो है इसके ऊपर लगाने पड़ते हैं इसमें, ताकि हम लेवल कर लें इनका। क्योंकि जब लेवल होगा तो जाहिर बात है इनका जो है पूरा इंटेक होगा सरफेस के साथ, और ये आसानी से लोड ट्रांसफ़र करेगा। तो बेसिकली ऐसे समझ लो कि हम जो लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं वो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बेसिस पे कर लेते हैं रिपीटेडली, कि एक लोड अप्लाई कर दिया और कंप्लीट साइकिल इसकी कंप्लीट करके फिर हम इसकी वैल्यू वगैरह जो हम नोट कर लेते हैं, इनकी जो सेटलमेंट वैल्यू है या जो अप्लाई लोड वगैरह है, बेसिकली हम उसी को नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम लोड डिफॉर्मेशन कर्व वगैरह, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि इसमें 3 जो कर्व आ जाती थी, इसमें इलास्टिक रिस्पांस रीजन होता है, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और आखिर में जो इनकी स्टिफनेस बिहेवियर वगैरह है वो हमें मिल जाता है इसमें वैल्यू से। अच्छा, स्टेप वाइज प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम है। जो स्टेप 1 है, इसमें हम साइट प्रिपरेशन कर लेते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट एरिया इनको थोड़ा लेवल कर ले। इसके साथ साथ जो इनकी लूज मटेरियल है उसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इसके साथ जो इंश्योर जो यूनिफॉर्म कंटेक्ट सरफेस है, जैसे मैंने पहले बता दिया, जो सर्कुलर प्लेस है वो उनका पूरा इंटेक होना चाहिए, बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए। अच्छा, जो दूसरे स्टेप है इसमें हम प्लेस जो प्लेट सेंट्रली, इसमें जो हम प्लेट वगैरह रख देते हैं उसको भी सेंट्रली इसमें प्लेस कर लेते हैं। इसके अलावा जो हम इंश्योर कर लेते हैं कि ये बिल्कुल जो ग्राउंड के साथ साथ फुल कंटेक्ट में है। तीसरे स्टेप पे हम सिटिंग लोड, जिसको हम ऐसे समझ लो कि हम थोड़ा जो प्लेट है, ताकि वो ज़मीन के साथ या जो सब ग्रेड है उनके साथ थोड़ा ज़्यादा सही तरीके से टच हो, तो इसमें हम थोड़ा स्मॉल जो प्री लोड जैसे बोल लेते हैं, उसी को अप्लाई कर लेते हैं, और इसका जो इनका रीडिंग है सब्सिक्वेंटली उसको हम ज़ीरो कर लेते हैं इसको। अच्छा, जो चौथे स्टेप है इसमें लोड एप्लीकेशन है, जब हम लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, वो 10 किलो न्यूटन से शुरू कर ले या 5 किलो न्यूटन से शुरू कर ले, तो हम इंक्रीमेंट में इनके ऊपर लोड डाल देते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इसका जो ऐसे समझ लो रिबाउंड सेटलमेंट है, जो परमानेंट सेटलमेंट है, उसी को भी नोट कर लेते हैं। अच्छा, पाँचवें स्टेप में जो सेटलमेंट रिकॉर्डिंग है, ऐसे समझ लो कि हम इंटरवल से कर ले, 5 मिनट बाद कर ले या 10 मिनट बाद कर ले, ऐसे नहीं टाइम वगैरह, टाइम से हम इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं। जो 6 नंबर स्टेप है इसमें लोड रिमूवल कर लेते हैं, जो हम लोड वगैरह हमने अप्लाई कर लेता है इसको हम रिमूव कर लेते हैं, और इसके साथ साथ जो इसमें रिबाउंड सेटलमेंट आ जाती है, मतलब थोड़ा रिकवरी आ जाती है जो सेटलमेंट में, उसी को भी नोट कर लेते हैं। जो 7 स्टेप है कि रिपीटेड लोड साइकिल सेवरल टाइम, मतलब लोड साइकिल को हम रिपीट कर लेते हैं कि पहले हमने 10 किलो न्यूटन के लिए एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर दिया, फिर इसके बाद हमने 20 किलो न्यूटन के लिए, 20-30 किलो न्यूटन के लिए, हर एक के लिए हमने ऐसे समझ लो कि अप्लाइड लोड और जो इनका रिबाउंड सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट, ये 3-4 इंपॉर्टेंट डेटा है, ये चीज़ें नोट करनी है। और 8वें स्टेप में इंक्रीज लोड लेवल, जो रिपीटेड अबव स्टेप पर हाइयर लोड, कि हमने जो भी अगर लोड को इंक्रीज किया है तो जो इतने भी स्टेप है 7 तक कहीं हमने रिपीट करना है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड, कि जो हम कौन कौन सी चीज़ें हम नोट कर लेंगे जो टेस्ट वगैरह हम परफॉर्म कर लें। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोड अप्लाई वगैरह कर रहे हैं,
उसको हम नोट कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो हर साइकिल के साथ उनकी सेटलमेंट है लोड के साथ उसी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम लोड को रिमूव कर लेते हैं तो जो इसमें इलास्टिक रिबाउंड आ जाता है उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो हमारे पास तो आ जाती है कि हम दोनों को जो टोटल सेटलमेंट से इलास्टिक वाला माइनस कर ले तो परमानेंट जो डिफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है इसमें। अच्छा, नंबर ऑफ लोड रिपीटिशन कि हमने कितने रिपीटिशन या कितने साइकिल कंप्लीट किए, मतलब 3 की है, 4 की या 5 की है, मतलब उसी हिसाब से तो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड कर लेगा कि कितने लोड साइकिल में इनकी फेल्योर वगैरह आ जाती है। तो ये ऐसे समझ लो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, रिजल्ट कंपाइलेशन क्या है कि इसमें हम ऐसे समझ लो ग्राफ वगैरह हमें मिल जाता है, 3 किस्म की ग्राफ मिल जाता है। सबसे पहला ग्राफ है वो लोड प्लस सेटलमेंट करो, वो मिल जाता है। इसके साथ जो दूसरा वाला है लोड प्लस इलास्टिक रिबाउंड, मतलब जब हम लोड को रिमूव कर लेते हैं तो जो इसमें रिबाउंडनेस आ जाता है, लोड और रिबाउंडनेस इनके दरमियान जो हमें करो मिल जाता है। और तीसरा जो है लोड और परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब कुछ रिबाउंड हो गया और कुछ जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें आ गई लोड के रिजल्ट में। तो हम ये तीसरे जो है 3 ग्राफ वगैरह हम ड्रा कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है, वही मॉडुलस ऑफ सेपरेट रिएक्शन, जो के वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका फार्मूला है क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा के। क्यों जो है हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी है, डेल्टा की जो ऐसे समझ लो हमारे पास जो सेटलमेंट आ जाता है उसी के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे सब मतलब सिंबॉलिक ग्राफ है जो अभी मैंने बता दिया कि जो सबसे पहला ग्राफ आ जाता है लोड प्लस सेटलमेंट का, जो सबसे पहला आपको नजर आ जाता है कि जितना ऐसे समझ लो वो यूनिफॉर्म तरीके से ऐसे समझ लो वो बढ़ रहा है इसमें, जितना हम लोड बढ़ा रहा है उतना ही उनकी सेटलमेंट वगैरह भी बढ़ जाती है इसमें। तो जो सबसे पहला करो ये आ जाता है। फिर दूसरे नंबर पे है लोड वर्स इलास्टिक रिबाउंड। अच्छा, इलास्टिक रिबाउंड ये है कि जो हम ऐसे समझ लो कि जितना हम समझ लो लोड वगैरह जो इंक्रीज हो कर लेते हैं, ऐसे समझ लो इनकी जो सेटलमेंट वगैरह है वो भी इनमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसा समझ लो पहले थोड़ा कम था, अ, फिर बढ़ जाता है कि मतलब लोड के साथ ऐसे समझ लो इनकी ये थोड़ा कम हो जाता है इस केस में समझ लो। और जो तीसरा है इसमें इलास्टिक प्लस परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये भी ऐसे समझ लो पहले की तरह सेटलमेंट की तरफ है कि जितना लोड हमारे पास बढ़ जाता है उतना ही ऐसा समझ लो इनकी सेटलमेंट वगैरह बढ़ जाती है एक तरह से। तो इसमें आप देख सकते हैं, ऐसे समझ लो ये कुछ रियल नहीं है, मतलब ये इस किस्म की करो वगैरह आपके साथ आ जाती है जब हम एक्चुअल रीडिंग वगैरह साइट पे लेंगे इसमें। अच्छा, ये कुछ समझ लो शीट है कि जो हम डेटा वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे वो किस फॉर्मेट में कैसे हम में। तो ऐसे समझ लो लोड साइकिल है जो 1 लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो कि पहला साइकिल है जिसमें हमने समझ लो प्रेशर जो अप्लाई किया है इसमें 50 किलो पास्कल वगैरह। अच्छा, इसमें जो सेटलमेंट आया है 0.65, जो हमने रोड वगैरह रिमूव करवा दिया तो इसमें रिबाउंड जो है 0.4 आ गया। और जो परमानेंट सेटलमेंट ऐसे समझ लो कि 0.65 से अगर आप ये 0.4 निकालो तो 25 जो है हमारे पास परमानेंट सेटल हो गया। इस तरह हमारे पास तकरीबन 4 साइकिल है जो 50 किलो पास्कल से लेकर 200 किलो पास्कल तक इसमें ऐसे समझ लो इसमें सेटलमेंट कितना है, रिबाउंड कितना है और जो परमानेंट वगैरह। जैसे मैंने पहले आपकी जो मैंने 3 ग्राफ वगैरह आपको दिखा दिए, ये बेसिकली इसी से आ जाता है जो हमारे पास लोड है, सेटलमेंट का लोड और रिबाउंड, लोड प्लस परमानेंट वगैरह इनके दरमियान जो हमें जो टेबल नज़र आया था, ये बेसिकली जो पिछला स्लाइड में हमने ग्राफ डिस्कस किया था ये बेसिकली इसी से निकलता है, इसी से हम ड्रा कर लेते हैं हर एक साइकिल के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है 10 नंबर पे कुछ एप्लीकेशन है। जो हमारे पास सबसे पहला एप्लीकेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हाईवे पेमेंट डिज़ाइन वगैरह आ जाता है। सिमिलरली जो एयरपोर्ट या रनवे या जो टैक्सी एवेल्यूएशन वगैरह हम करवा लेते हैं। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन में है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है जिसमें हम फाउंडेशन सपोर्ट एनालिसिस वगैरह किसी बिल्डिंग के लिए अगर हमने कोई फाउंडेशन डिज़ाइन करना है या किसी और भी जो हेवी स्ट्रक्चर वगैरह या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो इनके लिए अगर हमने फाउंडेशन डिज़ाइन करना है तो बेसिकली जो टेक्निकल जो अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो बेसिकली इसी के लिए जो वैल्यू है सेटलमेंट की, साइल की जो टेक्निकल एनालिसिस या जो साइल इम्प्रूवमेंट वेरिफिकेशन है कि हमने कोई अ, जो नेचुरल सबग्रेड इसको इम्प्रूव करना है बिफोर और आफ्टर, ये बेसिकली इसी में हम इनकी एप्लीकेशन है इसमें। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल, कि हमने कंपेक्शन वैलिडेशन अगर हमने कहीं भी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे साइल वगैरह है थोड़ा कमज़ोर है या कोई ब्रिज वगैरह बनानी है
तो वहाँ पे जो हम कंपैक्शन करवा लेते हैं, उसी को वैलिडेट करने के लिए क्वालिटी इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल टूल हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो सबग्रेड वेरिफिकेशन है, जहाँ पे हमने जिसके बेसिस पे ऐसे समझ लो हम पूरा पेमेंट डिज़ाइन कर लेते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ कितना है, तो ये उसी को हम बेसिकली फाइंड आउट कर करते हैं। अच्छा, जो आखिर वाला है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अगर हमने कोई साइल बिहेवियर को फाइंड आउट करना है या कोई मॉडलिंग करनी है इसकी, कि जो कंपेरेटिव स्टडी करवाना है, दो साइल के हमने कंपेयर करना है, तो उसी के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो मटेरियल कंपैरिजन है, अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट जो साइल हमारे पास आ जाता है, इन दोनों के अगर हमने कंपैरिजन करना है मटेरियल स्टडीज़ की, कि इनकी बिहेवियर क्या है और दूसरे जो साइल है इनकी कंपैरिजन क्या है, तो वहाँ पे भी हम इसको फाइंड आउट इसी टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या है कि जो साइमुलेट रियल लोडिंग कंडीशन, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि इसमें हम जो स्टैटिक लोड की साइकिल को रिपीट कर लेते हैं, ऐसे समझ लो कि इसमें ट्रैफिक को हम साइमुलेट कर रहे हैं। तो इसमें जो मिनिमम लेवल से हम शुरू कर लेते हैं कि अगर छोटी गाड़ी आ जाती है, टैक्सी वगैरह, इसके बाद अगर इसमें थोड़ा और भी ट्रक टाइप का आ जाता है या इसमें कोई और लॉन्ग जो कंटेनर वगैरह आ जाता है, ऐसे समझ लो कि जो रियल लोडिंग कंडीशन है उसी को हम साइमुलेट कर लेते हैं। इसकी एडवांटेजेस है। अच्छा, जो रिलायबल फील्ड मेजरमेंट, क्योंकि हमें एक्चुअल डेटा बिल्कुल जो फील्ड पे है वहाँ पे मिल जाता है, उसी बेस पे हम फिर हम डिज़ाइन वगैरह अगर हम करेंगे तो हम बिल्कुल ऐसे समझ हम सेफ साइड पे होंगे। इसके अलावा जो तीसरा है डायरेक्ट डिज़ाइन पैरामीटर, हमें डिज़ाइन वगैरह जो बेरिंग कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाती है, सबग्रेड वैल्यू, उसी बेस पर हम फर्दर वगैरह जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं। जो आखिर वाला है यूजुअल फॉर हेवी लोड पेमेंट, अगर हमने किसी हेवी लोड के लिए ट्रैफिक या पेमेंट डिज़ाइन करना है या ब्रिज वगैरह डिज़ाइन करना है, बेसिकली उनके लिए ये बड़ा एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें हम रियल कंडीशन वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, जाहिर बात है। ये जो सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि इसमें साइट प्रिपरेशन होता है। इसके अलावा जब हम अरेंजमेंट वगैरह करवाए हुए गाड़ी वगैरह या लोडेड वगैरह, जो रिएक्शन लोडेड वगैरह हम सेटिंग कर लेते हैं, तो ऐसे समझ लो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जो दूसरा है रिक्वायर हेवी सेटअप हो, मतलब इसमें जब हम गाड़ी वगैरह हम बाज़ औक़ात जो है हर जगह पे हम बैग वगैरह नहीं रख सकते, तो जब हम बाज़ औक़ात लोडेड गाड़ी वगैरह की उनकी भी ज़रूरत होती है, ताकि जो इसमें रिएक्शन लोडेड वगैरह है इनके लिए सूटेबल वैल्यू में में मिल जाए। अच्छा, लोकलाइज टेस्ट एरिया, क्योंकि ये ऐसे समझ लो कि हम लोकलाइज होता है, क्योंकि हम किसी एक जगह पे अगर हमने टेस्ट करवा दिया तो हम दूसरी जगह पे इनको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते, वहाँ पे भी हमने अलग करना पड़ता है, अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है इनकी टेस्टिंग वगैरह, ऑटोमेटिकली इनका जो टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो थोड़ा ज़ाहिर बात है, थोड़ा एक ऐसे समझ लो इसमें मुश्किलात वगैरह आ सकती है इसमें। जो आखिर वाला है इन्फ्लुएंस बाय प्लेट साइज़, जैसे मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि हम फाउंडेशन वगैरह जो है उनकी जो ऐसे समझ लो जो विड्थ होता है, जो एरिया कवर कर लेता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो हम प्लेट यूज़ करते हैं वो 300 से लेकर 760 मिलीमीटर के दरमियान होता है। तो इसमें ऐसे समझ लो कि करेक्शन भी फैक्टर भी है, इनका भी इम्पेक्ट होगा इसके अंदर, कि जब हम इसी वैल्यू मालूम कर लेते हैं कि इनका जो एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है दूसरे फाउंडेशन के लिए बताओ। तो ऐसे समझ लो ये इनकी लिमिटेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। मेरे आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो ASTM D1195 है वो बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था, कि हमने स्कोप को एक्सप्लोर किया कि ये किस चीज़ के ऊपर इनका एप्लीकेबल है, जो सब नेचुरल सब क्रिएट है या जो कंपेक्टेड साइल है, या जो अगर अभी हमने ऐसे समझ लो जो कंपैरिजन करना है अगर की साइल कंपेक्शन की बिफोर एंड आफ्टर जो इम्प्रूवमेंट वगैरह है उसको डिस्कस किया। और इसके साथ साथ जो इनकी ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम कौन सी चीज़ें मालूम कर लेते हैं, जिसमें हमने ऐसे समझ लो जो लोड सेटलमेंट करो वगैरह हम, या जो समझ ले उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हमारे पास मिल जाता है। इसके साथ साथ जो लोड वर्स इलास्टिक रिबाउंड सेटलमेंट है उनकी अलग करो मिल जाती है। जो तीसरा है हमारे पास लोड प्लस जो परमानेंट सेटलमेंट है, हर एक साइकिल के लिए इंडिविजुअली हमें मिल जाता है, ऐसा समझ लो। और इसके साथ साथ जो इनकी ऐसे समझ लो एप्लीकेशन है कि वो किस चीज़ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमने कहीं भी कंपेक्शन को इन्हांस करना है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हम पेमेंट डिज़ाइन करना हो, इसी के लिए हम इसी वैल्यू पे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सिमिलरली जो इनकी कंपेरेटिव
डिज़ाइन करना, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो डिफरेंट लेयर होती है, ये भी हम बेसिकली इसी के बेसिस पे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सिमिलर हमने इनकी प्रोसीजर वगैरह को भी डिस्कस किया बड़ी डिटेल से कि हम स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक हम कैसे इनकी परफॉर्म कर लेते हैं। जो इसकी जो ऐसे समझ लो रिकॉर्डेड डेटा के कौन कौन से डेटा हमने रिकॉर्ड करना है टेस्टिंग के दौरान, हो उनको भी एक्सप्लोर किया गया। और हमने आपके साथ जो इनकी ऐसे समझ लो सिंबॉलिक जो ग्राफ वगैरह है उनको भी शेयर कर दिया। जो 3 ग्राफ है वो कैसे लगेंगे, किस तरह बनेंगे, और इसके साथ साथ जो हम डेटा वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं वो किस फॉर्मेट में किस टेबल फॉर्म में हम कौन कौन सी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेंगे, और उनको भी शेयर कर दिया। और आखिरकार जो इनकी फ़ायदे क्या है, मतलब इनकी ऐसे समझ लो इनकी एडवांटेजेस क्या है उनको भी एक्सप्लेन कर दिया। और आखिर में जिनकी कुछ लिमिटेशन है क्योंकि थोड़ा समझ लो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो उसको भी हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ आपसे मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके ज़हन में ऐसे कोई सवाल है इस टेस्ट के बारे में तो आप ज़रूर कर लें, कमेंट्स में कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे भी आप कर लें। इंशाल्लाह के टाइम पे आपको जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ जो ऊपर आपको कुछ लेक्चर के लिंक नज़र आ रहे हैं, तो मेरा ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तरतीब से मेरे जो जितने भी लेक्चर है वो तरतीब से देखें ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो, आप आसानी से, क्योंकि आप दरमियान से शुरू करेंगे फिर आपको जो पहले वाला है उसको समझ नहीं आएंगे। मेरा आपसे पहला रिक्वेस्ट है कि आप तरतीब से देखें जो जितनी भी जो मेरा पिछला लेक्चर है साहिल के बारे में, तो इंशाल्लाह कि आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया।